अस्सलामुअलैकुम। साया एजुकेशंस की जानिब से मैं असना फ़ातिमा आज साइंस फर्स्ट का चैप्टर नंबर 1 उर्दू एंड इंग्लिश मीडियम 10th क्लास के लिए लेकर आई हूँ। तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक और नोटबुक के साथ रेडी रहें। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है वो है ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, जिसे हम सखली कशिश कहते हैं। इस चैप्टर में जो पॉइंट हमें कवर करने हैं वो है ग्रेविटेशन, Kepler's laws, circular motion and centripetal force, Newton's universal law of gravitation, acceleration due to gravitational force of the earth, free fall and escape velocity। यानी हम यहाँ पर देखेंगे सखली कशिश और मरकज़ जो क़ुव्वत, केपलर के क़वानीन, न्यूटन्स का कशिश सुफ़ल का कायनाती क़ानून, ज़मीन का सखली इसरा, आज़ादाना हरकत और आज़ाद रफ्तार। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हेडिंग जो आप लोगों को यहाँ पर नजर आ रही है वो है ग्रेविटेशन। As we have learned, the phenomena of gravitation was discovered by Newton. As the story goes, he discovered the force by seeing an apple fall from a tree on the ground. He wondered why all apples fall vertically downward and not at an angle to the vertical. Why do they not fly off in a horizontal direction? यानी जैसे ही हमारे जहन में ग्रेविटेशन या सखली कशिश इस तरीके से हमारे जहन में इसके मुतालिक बस एक ही स्टोरी जो है वो आती है कि एक सेब को दरख्त से गिरते हुए जिस तरीके से न्यूटन ने देखा था, उनके जहन में ये सवाल आया कि ये जो सेब है वो नीचे की जानिब ही क्यों गिरा है, ये तिरछा क्यों नहीं गिरा, ये उफ़क़ के मुतवाज़ी क्यों नहीं गिरा। इसलिए उन्होंने इस बारे में सोचा और सोचने के बाद वो इस रिजल्ट पर आए हैं कि ये जो है एक ज़मीन की जो कशिश होती है और ये क़ुव्वत कशिश जो है इस वजह से हर चीज़ ज़मीन की जानिब क्या होती है, गिरती है। यानी उन्होंने ये बताया है The earth must be attracting the apple towards itself, and the attractive force must be directed towards the center of the earth, and the direction from the apple on the tree to the center of the earth is the vertical direction at the position of the apple, and thus apple falls vertically downward। यानी कि हर चीज़ ज़मीन के मरकज़ की जानिब जो है वो गिरती है, यानी कि क़ुव्वत कशिश है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो मरकज़ की जानिब होगा और इसलिए वो हमेशा नीचे की जानिब में गिरती है। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर जो डायग्राम दी गई है 1.1 डायग्राम में यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड अट्रैक्शन, सखली क़ुव्वत का तस्वुर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, कैन यू रिकॉल, ज़रा याद कीजिए, न्यूटन के हरकत से मुतालिक 3 क़वानीन आप लोगों को दिए गए थे। 9th स्टैंडर्ड में हमने देख चुके हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसके डिटेल में ना जाते हुए हम ये देखेंगे कि फर्स्ट लॉ जो था वो रिलेटेड था इनर्शिया से, यानी जमूद की कैफियत थी। पहला कानून जो था कि अगर कोई जिस्म पर बैरूनी क़ुव्वत, एक्सटर्नल फोर्स अगर कोई बॉडी पर जब तक उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, जब तक वो बॉडी क्या रहेंगी, रेस्ट में रहेंगी या यूनिफॉर्म मोशन में वो हरकत करती रहेंगी। सेकंड जो है F इज इक्वल्स टू ma, और जो थर्ड कानून जो था वो था आपका कि हर अमल का रद्द अमल मसावी और मुखालिफ सिमत में होता है, यानी टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये तमाम पॉइंट्स आपने 9th स्टैंडर्ड में देख चुके हैं। यहाँ पर जो आपको बताया जा रहा है फोर्स एंड मोशन, क़ुव्वत और रफ्तार। We have seen that a force is necessary to change the speed as well as the direction of the motion of the object। यानी किसी जिस्म के ऊपर हम जब क़ुव्वत लगाएंगे, क़ुव्वत लगाने की वजह से उस जिस्म की स्पीड है, जो उसकी रफ्तार है, वो क्या हो जाएंगी, तब्दील हो जाएंगी। उसी तरीके से उसका जो डायरेक्शन है, उसकी जो सिमत है, वो भी क्या होती है, तब्दील होती है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिया गया है इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट। ये जो साइंटिस्ट है ये न्यूटन की यहाँ पर आपको फिगर दी हुई है। न्यूटन के बारे में दिया गया है। न्यूटन वाज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द रिसेंट टाइम। ही वाज बोर्न इन इंग्लैंड
and he gives his laws of motion, equations of motion, and theory of the gravity in his book Principia. न्यूटन को जदीद दौर का एक अहम साइंसदां माना जाता है और इनकी पैदाइश इंग्लैंड में हुई। उन्होंने हरकत के ख़वानीन, हर की मसावातें, सख्ली कशिश के ख़वानीन अपनी किताब में दर्ज किए हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे एक नए जो साइंटिस्ट हमको आपको नज़र आएंगे, वो है कैपलर। और कैपलर ने जो है वो प्लानिटरी मोशन के बारे में बताया है, सैयारों के मदार का खुलासा उन्होंने किया है। इसके मुतालिक जो है हमें 3 लॉज जो है इनके देखने हैं। और उसी तरीके से न्यूटन ने ये जो सख्ली कशिश के उसूल हैं उनको रियाजियाती तरीके से क्या है साबित करके बताया है। तो चलिए देखते हैं सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, दायरवी हरकत और मरकज जो कुव्वत के बारे में। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि एक लड़की है और उसके हाथ में जो है एक डोर है और उस डोरी को जो है वो पत्थर बांधा हुआ है। और जब ये डोरी को अपने हाथों से क्या कर रही है, घुमा रही है, तो यहाँ पर जो मोशन हमें नजर आ रहा है वो सर्कुलर मोशन है, यानी दायरवी हरकत हो रही है। सर्कुलर मोशन यानी दायरवी हरकत मतलब क्या? द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलॉन्ग सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। जब कोई जिस्म दायरे के मुहित के अतराफ गर्दिश करता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। और सर्कुलर मोशन के लिए एक कुव्वत जिम्मेदार होती है, एक फोर्स होता है, उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स यानी मरकज जो कुव्वत कहते हैं। तो इस चैप्टर के डिटेल वीडियोस, एमसीक्यूज, क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप मेरे पर्सनल चैनल अल्फाज एजुकेशन पर चेक कर सकते हैं। इसकी लिंक आपको ऊपर दी गई है, उसी तरीके से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक अवेलेबल है, तो जरूर चेक करें। As long as we are holding the string, we are pulling the stone towards us, that is toward the center of the circle, and applying force towards it. The force stops acting if we release the string. In this case, the stone will fly off along a straight line, which is the tangent to the circle at the position of the stone when the string is released, because that it is the direction of the velocity at that instant of the time. यानी क्या बताया जा रहा है कि जब तक हम इस डोरी को पकड़े हुए थे और इसको हम जब घुमा रहे थे, तो ये जो पत्थर है, पत्थर को अपनी तरफ यानी दायरे के मरकज की जानिब जब हम इसे खींचते हैं, यानी पत्थर जो है वो दायरे मदार में क्या कर रहा है, हरकत कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है और वो फोर्स का नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स, मरकज जो कुव्वत। लेकिन जैसे ही हम इस डोर को छोड़ देंगे तो वो पत्थर जो है वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में यानी ममासी सिमत में बाहर की जानिब क्या है, फेंका जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में देखा है। नेक्स्ट देखते हैं कि अभी की जो एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि सर्कुलर मोशन के लिए जिम्मेदार जो कुव्वत होती है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। दायरवी हरकत जो है वो सर्कुलर मोशन के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर आपको जो एग्जाम्पल दी गई है कि जैसा कि मून है, वो भी जमीन के अतराफ जो है वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो चांद है वो जमीन का कुदरती झैली सैयारा है, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज द मून। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर चांद को भी जमीन के अतराफ में दायरवी मदार में सर्कुलर मोशन में हरकत करने के लिए जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कौन है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। नेक्स्ट देखते हैं केपलर्स लॉज के बारे में। तो केपलर ने प्लैनेटरी मोशन को बताने के लिए जो है वो 3 खवानीन पेश किए हैं। प्लैनेटरी मोशन हैज बीन ऑब्जर्व्ड बाय द एस्ट्रोनॉमर्स सिंस एंशिएंट टाइम्स। Before Galileo, all observations of the planets' positions were made with naked eyes. By the 16th century, a lot of data were available about planetary position and motion. John Kepler studied these data. He noticed that the motion of the planets followed the certain laws. He stated 3 laws describing the planetary motion. These are known as Kepler's laws, which are given below. कदीम ज़माने से इंसान सैयारों के मुकामात का मुशाहिदा करता आ रहा है। गैलीलियो से पहले ये मुशाहिदात सिर्फ आंखों से किए जाते थे। 16वीं सदी तक सैयारों के मुकामात और हरकत के मुतालिक बहुत सी मालूमात हासिल हो गई थी।
जॉन्स केपलर नामी साइंसदान ने इन तमाम मालूमात का मुताला किया तो इन्हें ये पता चला कि सैयारों की हरकत गर्दिश कुछ मखसूस उसूलों के तहत होती है। तो इसलिए किस तरीके से सैयारों की हरकत होती है, इसके मुतालिक केपलर ने 3 क़वानीन जो है वो दिए हैं। ये 3 क़वानीन हम देखते हैं। नंबर 1, केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर का पहला कानून। द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। यानी यहाँ पर जो आपको नजर आ रहा है ये एक इलिप्स है। इलिप्स के 2 फोकस होते हैं, जिसमें से एक फोकस पर आपको जो है वो सन नजर आ रहा है, और ये जो सन है इसके आतराफ में यहाँ पर तमाम सैयारे जो है वो क्या कर रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और उनका जो घूमने का रास्ता है, जो पाथ है, वो किस तरीके से है, वो इलिप्टिकल है, बैज़ी है। नंबर 2, Kepler's second law, the line joining the planet and the sun sweeps equal areas in equal interval of the time. केपलर के दूसरे कानून में हम देखेंगे कि वो लाइन जो सूरज को और सैयारे को जोड़ रही है वो सेम टाइम में, यकसा वक्त में, यकसा रकबा जो है वो क्या करती है, तय करती है। यानी ए से बी को जाने के लिए सेम टाइम और सेम एरिया कवर होगा, सी से डी को जाने के लिए सेम एरिया सेम टाइम, ई से एफ जाने के लिए सेम एरिया सेम टाइम। और लास्टली हम देखेंगे केपलर्स थर्ड लॉ के बारे में। The square of its period of the revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun. यानी क्या है कि ये जो सैयारे सूरज के आतराफ में घूम रहे हैं, इनके टाइम का स्क्वायर, टी यानी क्या है, टाइम है, उनके दौर है, दौर का मुरब्बा टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी क्या होता है, रास्त तनासुब में होता है, किसके, फासले के मुकब के। आर यानी क्या है, उनके दरमियान का फासला है, सूरज के और सैयारे के दरमियान का जो फासला है वो क्या है, आर है। तो आर के मुकब के यानी कि 3 टाइम्स टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अब आपको मालूम है कि जहां पर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन लेते हैं वहां पर हमें कांस्टेंट लेना पड़ता है, यानी मुस्तकिल। टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू मुस्तकिल, यहाँ पर आर क्यूब, तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू मुस्तकिल कांस्टेंट। इस तरीके से हमने केपलर्स के लॉज देखे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे के तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इसी तरीके से चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।